हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सुपर 50 क्वेश्चन फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। सो ईपीएफओ का एग्जाम जो 5 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए मैं आप सुपर 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगी एंड दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रिसर्च बाय आवर एक्सपर्ट टीम हु ऑलरेडी क्वालिफाइड ईपीएफओ एग्जाम। सो अगर 50 क्वेश्चन में से आपके 25 भी करेक्ट हो रहे हैं तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू क्वालिफाई रिटन टेस्ट ऑफ ईपीएफओ एग्जाम। सो आप इसको ऑनेस्टली अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सुपर सीरीज। तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेल यू कि टेलीग्राम चैनल जो है एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज के नाम से आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे जाके, और लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो आपको सारी वीडियोस के पीडीएफ और अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जाम्स एंड इवन फॉर मेंस एग्जाम के नोट्स वगैरह के लिए और क्विज के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वो बहुत ज़रूरी है। उस पर यूट्यूब के अलावा अदर इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन नंबर 1। Which one of the following statement is are correct regarding the Maternity Benefit Amendment Act of 2017? सो मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट 1 इज द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट इंक्रीजेज वुमेन्स लीव एंटाइटलमेंट फ्रॉम 12 to 24 weeks. Of these, up to 8 weeks can be taken pre-delivery. Statement 2 is enterprises with 50 or more employees must also provide crèches and also allow the mother one crèche visit daily. Third is for women who are expecting after having 2 children, the duration of paid maternity leave shall be 10 weeks. So options are A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D none of the above. So हिंदी में मैंने दे दिया, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ लीजिए आप अभी। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो आंसर इज डी नन ऑफ द अबव। ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, सभी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट है उसने इंक्रीज किया है वुमेन की लीव एंटाइटलमेंट को 12 to 26 वीक। तो 24 की जगह क्या आ जाएगा? 26 वीक्स आ जाएगा, जिसमें से अप टू 8 वीक्स जो हैं दीज आर टेकन एज प्री डिलीवरी। नाउ कम टू स्टेटमेंट सेकंड। इन स्टेटमेंट सेकंड एंटरप्राइजेज जो होंगी विद 50 और मोर एम्प्लॉयज मस्ट आल्सो प्रोवाइड द क्रैचेस एंड अलाउ द मदर 4 क्रैच विजिट डेली। तो यहाँ पे 1 क्रैच की जगह क्या आ जाएगा? 4 क्रैच विजिट करना होगा डेली। स्टेटमेंट 3 में देखते हैं क्या गलत है। For women who are expecting after having 2 children, duration of paid maternity leave shall be 12 weeks. So यहाँ पर 10 weeks की जगह 12 weeks आ जाएगा। So all statements are incorrect। और मैंने आपको बता दिया क्या क्या है, इसको as it is लर्न कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। Question number 2 is which of the following statement is are not correct regarding the Code on Wages Act of 2019? सो वेतन अधिनियम 2019 पर संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्टेटमेंट 1 इज द न्यू एक्ट लिंक्स मैक्सिमम वेज अक्रॉस द कंट्री टू द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय एंड द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 2 इज इट सीक्स टू एंश्योर राइट टू सस्टेनेंस फॉर एवरी वर्कर and intends to increase the legislative protection of minimum wage. Third is the new wage code remove the multiplicity of wage definition which can significantly reduce litigation as well as compliance cost for employers. So options are A 1 only, B 2 only, C 3 only, D none of the above. So आपको नोट करेक्ट बताना है। Try to attempt this question. सो आंसर इज ए ऑप्शन 1 ओनली। सो इसमें 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पर जो न्यू एक्ट है वो लिंक करती है मिनिमम वेज से। सो मैक्सिमम वेज की जगह क्या आ जाएगा? मिनिमम वेज। तो यूपीएससी जो ऐसे कीवर्ड के बेसिस पे क्वेश्चन देती है तो इससे आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2 और 3 करेक्ट है। आप इसको एज इट इज यहाँ से लर्न कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अटल पेंशन योजना? सो अटल पेंशन योजना के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 is the scheme was launched on 9th May 2015.
with the objective of creating a universal social security system for all Indians, especially the poor, the underprivileged and the workers in the organized sector. 2 is the age of the subscriber should be between 18 to 60 years. Third is it provide a minimum guaranteed pension ranging from 1000 to 5000 on attaining 60 years of the age. Options are A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only and D 1, 2 and 3. So try to attempt this question. Not correct बताना है. So answer is A 1 and 2 only. So इसमें 1 और 2 स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और थर्ड जो है वो करेक्ट है. तो देखते हैं 1 में क्या इनकरेक्ट है. जो ये स्कीम है इट इज फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर आएगा. एंड इन स्टेटमेंट 2 जो एज है सब्सक्राइबर की वो 18 टू 40 ईयर्स है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये किसके लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, और एज याद रखना 18 टू 40 ईयर. थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट एज इट इज. इसको यहाँ से लर्न कर लो. क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू MG नरेगा. स्टेटमेंट्स आर one is provide 100 days of guaranteed wage employment to rural unskilled labor. 2 is the state employment guarantee council is responsible to advise state government for the implementation of MG Narega scheme. Third is this scheme was called for the employment assurance scheme which later evolved into the MG Narega after the merger with the food for work program in early 2000. So which of the following statement is are correct. आपको करेक्ट बताना है. मनरेगा के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को 100 दिनों का गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करें. यह राज्य रोजगार गारंटी परिषद मनरेगा योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है. तीसरा है इस योजना को रोजगार आश्वासन योजना कहा गया है जो बाद में 2000 के दशक की शुरुआत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम के साथ विलय के बाद मनरेगा में विकसित हुआ था. सो ऑप्शंस आर A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only and D 1, 2 and 3. So try to attempt this question. Answer is D. So all statements are correct here. MG Narega Act is very important for exam. आप इसको as it is यहाँ से learn कर लो. Question number 5 is consider the following statement. 1 is the member of employees provident fund and exempted provident fund are eligible for the employees deposit linked insurance scheme. 2 is employee pension scheme 1995 was introduced for the industrial workers. Third is coverage under the employees provident fund and miscellaneous provision act is restricted to establishment employing 20 or more person. So which of the following statement given above is are not correct. तो आपको not correct बताना है. Options are A 1 and 3 only, B 2 1 and 2 only, C 3 only and D 1, 2, 3. So try to attempt this question. Answer is C. So third statement जो है वो incorrect है बिकॉज जो एस्टेब्लिशमेंट है इन विच एम्प्लॉयज लेस देन 20% होनी चाहिए एंड दिस शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू कंट्रीब्यूट 10% फॉर बोथ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे 20% तो सही है, बस 10% आएगा दोनों के लिए, एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी. और अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. 1 और 2 जो है वो सही है, उसको एज इट इज आप लर्न कर लो. Question number 6 is what is the importance of the term interest coverage ratio of a firm in India? So भारत में एक फर्म के ब्याज कवरेज अनुपात शब्द का क्या महत्व है. 1 is it help in understanding the present risk of a firm that a bank is going to give a loan to. 2 is the interest coverage ratio of a firm is the ratio of a firm's profit after tax to its interest expense. Third is it indicate the ability of a firm to service the debt and repay it over the tenure of the loan. So select the correct answer given below. Options are A 1 and 2 only, B 2 only, C 1 and 3 and D 1, 2 and 3. So आपको correct statement बतानी है. Try to attempt this question. Answer is D
1, 2 and 3. So all statements are correct regarding interest coverage ratio of a firm in India. Question number 7th is consider the following statement regarding किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. 1 is the Kisan credit card scheme was announced in the budget speech of 1998 to 99 to fulfill the financial requirement of the farmer at various stages of farming through institutional credit. Statement 2 is the model scheme was prepared by the SIDBI on the recommendation of V. Gupta committee. Third is the Kisan credit card scheme is being implemented by all the cooperative banks, regional rural banks and public sector banks throughout the country. So select the correct answer given below. Options are A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only and D 1, 2 and 3 only. So try to give your right answer. आंसर इज सी 1 and 3 ओनली. सो 1 और 3rd स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड में देखते हैं क्या इनकरेक्ट है. इट इज प्रिपेयर्ड बाय द नाबार्ड. सो यहाँ सिडबी की जगह नाबार्ड आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 इज अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. स्टेटमेंट 1 इज टू सपोर्ट पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस. 2 is to provide working capital for maintenance of farm assets and activities allied to agriculture. 3rd is consumption requirements of the farmer. 4th is investment credit requirement for agriculture and allied activities. 5th is to provide the credit at the time of requirement. So try to give the correct answer from the given options. Options are A 1, 2 and 5 only, B 1, 3 and 4 only, C 2, 3, 4, 5 only and D all of the above. So try to attempt this question. So answer is D option. 1, 2, 3, 4, 5 all statements are correct regarding किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, आप इसको जरूर देख के जाना क्वेश्चन को. Question number 9 is consider the following statements. 1 is treasury bills or T-bills which are money market instruments are long-term debt instrument. 2 is treasury bills are issued by the government of India and there are no treasury bill issued by the state government. 3rd is treasury bills offered are issued at a discount from the par value. Which of the following given above is are correct? सो आपको ट्रेजरी बिल या टी बिल से रिलेटेड बताना है. इसमें से सही क्या है. ऑप्शंस आर ए 1 and 2 ओनली, बी 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली एंड डी 1, 2 and 3. सो ट्राई टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन. आंसर इज सी. सो यहाँ पर 2 और 3 जो है वो एकदम करेक्ट है. ऑप्शन 1 जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज ट्रेजरी बिल और टी बिल जो होते हैं ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. दीज आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट. तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म दिया हुआ है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा. और 2 और 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 10 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेमेंट बैंक. सो भुगतान बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. 1 is a committee headed by Dr. Nachiket Moore recommended the setting up of payment bank to cater to the lower income groups and small businesses. 2 is it can accept the demand deposit, savings and current account and also the time deposit. 3rd is credit risk is not involved with the payment bank. It can carry out the most banking operations but cannot advance the loans or issue the credit cards. So select the correct answer given below. Options are A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 and D 1, 2 and 3. So try to attempt this question. Payment bank से related question आ सकता है. Answer is B 1 and 3 only. So statement 1, 3 correct है. 2 देखते हैं क्यों incorrect है. It can accept the demand deposits only. सो डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, सेविंग और करंट अकाउंट होता है, तो इसमें टाइम डिपॉजिट नहीं आएगा. सो सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत एंड अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. उसको एज इट इज आप लर्न कर लो.
Question number 11th is which of the following are the instrument of providing social security in India? So निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साधन हैं? 1 is pension benefit, 2 health insurance and medical benefit, 3 disability benefit, 4 maternity benefit and 5th is general sale tax benefit. Options are A 1, 2 and 3 only, B is 2, 3, 4 and 5 only, C is 1, 2, 3 and 4 only and D is all of the above. So try to attempt this question. Answer is C 1, 2, 3 and 4 only. So चारों इसमें included हैं for the social security in India. 5th जो है general sale tax benefit is not included here. So देखते हैं इंडिया की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल इंश्योरेंस जो है कवर है वो होते हैं. पेंशन हो गया एक हो गया हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल बेनिफिट, अदर इज डिसेबिलिटी बेनिफिट एंड मैटरनिटी बेनिफिट एंड इवन द ग्रेच्युटी. सो 5th इज नॉट इंक्लूडेड अंडर दिस. Question number 12th is consider the following acts. The Payment of Gratuity Act. 2 is the Employee Compensation Act. 3rd is the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act. 4th is the Employee State Insurance Act. Which of the following is in the correct order in terms of principal social security laws enacted in India? So निम्नलिखित में से कौन भारत में लागू किए गए अपने प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कानूनों के संदर्भ में सही क्रम में है? ऑप्शंस देखते हैं. A 1, 2, 3 and 4 only, B 4, 3, 2 and 1 only, C 2, 4, 3 and 1 and D 3, 4, 2 and 1. So आपको इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है. Try to attempt this question. आंसर इज C 2, 4, 3 and 1. So जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है वो 1923 में 1923 में आया था. उसके बाद आएगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, देन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952, लास्ट में आएगा द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ऑफ 1972. Question number 13 is which of the following is are not correct? The feature of special economic zone being set up for promoting of export. So निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जा रहे विशेष आर्थिक क्षेत्रों की विशेषताएं सही नहीं है? तो नोट करेक्ट बताना है. 1 is duty free import or domestic procurement of goods for developing, operating and maintaining of SEZ unit. 2 is in manufacturing sector barring a few segments 74% FDI is allowed. 3 is 100% income tax exemption on export income for SEZ units under the Income Tax Act for the first 5 years, 74% for next 5 years, thereafter 50% of the flow back export profit for next 5 years. So options are A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only and D 1, 2 and 3 only. So try to attempt this question. Answer is B 2 and 3. So 2 और 3 स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. 2 में जो है यहाँ पर 50% FDI की जगह 100% FDI अलाउड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विच इज बारिंग अ फ्यू सेगमेंट. और थर्ड स्टेटमेंट में जो है यहाँ पर 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन द एक्सपोर्ट इनकम फॉर द SEZ यूनिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर फर्स्ट 5 ईयर और 50% होगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर एंड देयर आफ्टर फिर से 50% है फॉर द फ्लोट बैक एक्सपोर्ट प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर. सो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है. 2 और 3 में ये चीज इनकरेक्ट है. अब ध्यान रखना इसको. Question number 14 is consider the following statement in respect of controller and auditor general. So CAG से related आपको बताना है कौन सा correct है. 1 is CAG audit the account related to all expenditure from the consolidated fund of India, consolidated fund of each state and union territory having a legislative assembly. 2 is he ascertain and certify the net proceeds of any tax or duty and his certificate is final on the matter. 3rd is the Constitution of India provides for an independent office of Controller and Auditor General of India in chapter 5th and part 6th. So options are A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only and D 1, 2 and 3 only. So try to attempt this question.
आंसर इज ए 1 and 2 ओनली। सो इसमें 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में देखते हैं क्या गलत है। सो यहाँ पर चैप्टर 5 आएगा और पार्ट 5 आएगा, बिकॉज कैग जो है वो पार्ट 5 के अंडर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और कैग जो है इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल भी याद कर लो, आर्टिकल 148 से 151 के अंदर है, और ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। Question number 15 is which of the following statement is are correct regarding the employee pension scheme? So EPS स्कीम से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? One is EPS is a social security scheme that was launched in 1995 and is facilitated by EPFO. Two is the scheme make provision for the pension for the employee in the organized sector after the retirement of age of 58 years. Third is employees who are the member of EPFO automatically become eligible for the EPS. Fourth is EPF scheme is mandatory for the employees who draw a basic wage of rupee 15,000 per month. Options are A 1 and 4 only, B 2 and 3 only, C 1, 3 and 4, and D 1, 2, 3 and 4. So try to attempt this question. Answer is D. All the statements are correct regarding employee pension scheme. This is very very important for the exam. Now come to question number 16. Which of the following statement is are not correct? Not correct बताना है कौन सा सही नहीं है regarding प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। वन स्टेटमेंट है PMSYM is a central sponsored scheme administered by the Ministry of Labour and Employment. Two is the unorganized worker whose monthly income is rupee 12,000 per month or less. Third is each subscriber shall receive the minimum assured pension of rupee 6,000 per month after attaining the age of 60 years. So options are A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3, and D 1, 2 and 3. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज बी 2 and 3। सो 2 और 3 स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पर देखते हैं 2 में जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स होते हैं, दैट इज जो होम बेस्ड वर्कर होते हैं, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील वर्कर, हेड लोडर्स होते हैं, इवन लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, उनकी मंथली इनकम जो है वो कितनी होती है? 15,000 पर मंथ और लेस। तो यहाँ पे 12,000 की जगह क्या आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में जो है यहाँ पर मिनिमम एश्योर्ड पेंशन जो है वो हर एक सब्सक्राइबर को रिसीव की जाती है, मिनिमम एश्योर्ड पेंशन ऑफ रुपी 3,000। तो 6,000 की जगह क्या आ जाएगा? 3,000 रुपीज पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। सो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है, और ये इम्प्लीमेंटेड की जाती है थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC और कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स के थ्रू। LIC जो है वो पेंशन फंड मैनेजर है और रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पेंशन पे आउट इन इंडिया। सो फ्रेंड्स 16 क्वेश्चंस कंप्लीटेड। आपको जो क्वेश्चन है आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे, ये लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तो करेंगे ये हेल्प आपको। पीटी के एग्जाम जो है ये रिटन टेस्ट है, उसके बाद आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे, तो आप इसको अच्छे से सुनिएगा विद एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सिटीजन कंसेप्ट ऑफ लेबर? A is labor is largely regarded by the employers as operating organization in industry. B, labor is affected by the law of demand and supply. C, labor has a right to be consulted in regard to the terms and condition under which they are supposed to work. D, labor is a cog in the machine. So कौन सा श्रम की नागरिक अवधारणा की व्याख्या करता है? श्रम को बड़े पैमाने पर नियोक्ता द्वारा उद्योग में परिचालन संगठनों के रूप में माना जाता है, यह श्रम मांग और आपूर्ति के कानून से प्रभावित होता है, यह श्रम को उन नियमों और शर्तों के संबंध में परामर्श करने का अधिकार है जिनके तहत उन्हें काम करना चाहिए, यह श्रम मशीन में एक दलदल है। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी। सो इसमें सी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेबर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन रिगार्ड टू द टर्म्स एंड कंडीशन under which they are supposed to work.
Question number 18. Which of the following statement is are correct regarding remission of duties and taxes on exported product scheme? निर्यात उत्पादन योजना पर शुल्कों और करों की छूट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 is RODTEP scheme would refund to exporters the embedded central, state and local duties taxes that were so far not being rebated, refunded and were therefore placing our exports at a disadvantage. 2 is the refund would be credited in an exporter ledger account with custom and used to pay basic custom duty on imported goods. So options are A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2. So try to attempt this question. Answer is C both 1 and 2. So both statements are correct regarding remission of duty and taxes on exported product scheme. इसको आप as it is learn कर लो. Question number 19 is consider the following statement in respect of lighthouse project. So lighthouse परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. 1 is the project are being undertaken under the Global Housing Technology Challenge India in 6 states across India including Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Bihar and Kerala. 2 is the project will comprise around 1000 houses at each location along with allied infrastructure facility. 3rd is these houses will be more economical, sustainable, durable, of high quality in comparison to the conventional brick and mortar construction. Which of these statements are correct? A 1 and 2 only, B 2 and 3, C 1 and 3 and D 1, 2 and 3. So try to attempt this question. Answer is B. 2 and 3 statements are correct. 1 में जो project है this is undertaken under Global Housing Technology Challenge India in 6 states across India. So इसमें 6 states कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड एंड त्रिपुरा. तो यहाँ बिहार और केरला की जगह झारखंड एंड त्रिपुरा आ जाएगा एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Question number 20. Consider the following statement regarding asset monetization. Options are 1. Asset monetization involve creation of new sources of revenue by unlocking of value of hitherto unutilized or underutilized public asset. 2. It is organized by Department of Investment and Public Asset Management in partnership with New Development Bank. 3rd is asset monetization is a stated objective of the government and DPAM is mandated to facilitate the monetization of non-core public asset. So select the correct answer. A 1 and 2 only, B 2 and 3, C 1 and 3 and D 1, 2 and 3. So try to attempt this question. Answer is C 1 and 3 only. So इसमें 2 स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड बैंक. तो यहाँ न्यू डेवलपमेंट बैंक की जगह क्या आ जाएगा? वर्ल्ड बैंक का जाएगा. और स्टेटमेंट 1, 3 एज इट इज आप यहाँ से लर्न कर लो, ये सही है. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? 1. NIP is the first of its kind initiative to provide world-class infrastructure across the country and to improve the quality of life for all citizens. 2. It will improve the project preparation, attract the investment only domestic, not foreign, into infrastructure and will be crucial for attaining the target of becoming $5 trillion economy by financial year of 2025. 3rd is rupee 1111 lakh crore over the next 5 year 2020 to 25 to build the infrastructure project and drive economic growth. So options are A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only and D 1, 2 and 3. So try to attempt this question. आंसर इज बी. सो स्टेटमेंट 2 और 3 जो है वो इनकरेक्ट है. यहाँ पर ₹111 लाख करोड़ आएगा, 111 लाख रुपए करोड़ जो है और द नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए किया जाएगा टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड टू ड्राइव द इकोनॉमिक ग्रोथ. स्टेटमेंट 2 में इट विल इम्प्रूव द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन and also attract investment both domestic and foreign into the infrastructure.
और ये क्रूशियल है फॉर अटेनिंग द टारगेट ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025। तो यहाँ पे ओनली डोमेस्टिक की जगह बोथ आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, उसको एज इट इज लर्न कर लो। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन पैंडेमिक पैराडॉक्स इन इंडियन इकोनॉमी। सो निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था में महामारी विरोधाभास की व्याख्या करता है। 1. करेंसी इन सर्कुलेशन हैज राइजन 22% for the entire calendar of 2020 when compared with the 11.8% growth in calendar 2019. 2. Online transaction through unified payment system crossed 4 trillion in the year 2020, that is 80% growth. Third is, this pandemic create a paradox as regards staying safe at home, and it is one to which we should all pay attention. So options are A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1, 2 and 3, and D 1 and 3 only. So try to attempt this question. Answer is C 1, 2 and 3. So all statements are correct regarding pandemic paradox in Indian economy. Question number 23, consider the following statement regarding National Technical Textile Mission. So निम्नलिखित में से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के संबंध में कौन से कथन सही हैं। 1. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the setting up of National Technical Textile Mission with a total outlay of 14,800 crore. 2. It aimed to position the country as a global leader in technical textile and to increase the use of technical textile in the foreign market. Third is, the mission will aim at taking foreign market size of $140 billion to $150 billion by 2024. So select the correct answer. Options are A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, and D none of the above. So try to give your right answer. Answer is D. So none of the above is the answer. All statements are incorrect here. So सारी statement गलत हैं। 1 statement में देखते हैं, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है उसने अप्रूव किया है सेटिंग अप ऑफ नेशनल टेक्निकल मिशन एट अ टोटल आउटले कितना है यहाँ पर 1480 करोड़ रुपया, तो 1480 रुपीज आएगा। 2 स्टेटमेंट में जो एम है इसका वो क्या है, ग्लोबल लीडर इन द टेक्निकल टेक्सटाइल एंड टू इंक्रीज द यूज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो यहाँ पे फॉरेन मार्केट की जगह क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट आ जाएगा। थर्ड देखते हैं, जो मिशन है इसका एम है टेकिंग डोमेस्टिक मार्केट साइज कितना है इसमें $40 बिलियन है टू 50 बिलियन बाय 2024। तो यहाँ पे 140 150 की जगह क्या आ जाएगा $40 to 50। सो ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। करेक्ट मैंने आपको बता दिया एज इट इज, इसको लर्न कर लो, इंपॉर्टेंट है ये मिशन। Come to question number 24. With reference to India's 5-year plan, which of the following statement is are correct? तो भारत की 5 वर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1. From the 7th 5-year plan aimed at accelerating the food grain production, increasing the employment opportunity and raising the productivity with a focus on food work and productivity. 2 is, from the 8th 5-year plan, the top priority was given to the development of human resources, that is employment, education and public health. Third is, from 9th 5-year plan, the main focus of this plan was growth with social justice and equality. So options are A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 2, and D 1, 2 and 3. So try to attempt this question. Answer is D. All statements given are correct. So as it is आप इसको लर्न कर लो, सभी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिकमेंडेड इन द 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। तो भारत के वित्त आयोग की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। 1. टू ग्रांट टू स्टेट आर डिवाइडेड इनटू पंचायत एंड म्युनिसिपल बॉडीज। 2. परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट एंड सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट। 3. setting up of district disaster management fund, and 4. setting up of state disaster management fund. So 15 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए और इसी एग्जाम के लिए भी। ऑप्शंस देखते हैं, A 1 and 2 3, B 2 and 4, C 1 2 3 and 4, and D 1 2 and 4. So try to attempt this question.
आंसर इज बी 2 and 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो ग्रांट जो है वो स्टेट्स को दिया जाएगा, वो डिवाइडेड किया गया है पंचायत एंड म्यूनिसिपल बॉडीज में, विच वॉज ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द 14th फाइनेंस कमीशन. सो स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, बिकॉज ये 15 का नहीं है, 14th कमीशन का रिकमेंडेशन है. आगे देखते हैं, जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने रिकमेंड किया था टोटल आउटले ऑफ 90,000 करोड़. सो 90,000 करोड़ का आउटले है फॉर ग्रांट टू लोकल बॉडीज के लिए इन 2020-21. और ये जो अमाउंट है ये इंक्रीज हुआ है ओवर 87,352 करोड़ एलोकेटेड फॉर 2019-20. सो स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है. नाउ कम टू थर्ड स्टेटमेंट. ये जो है प्रमोट करेगा लोकल लेवल मिटिगेशन एक्टिविटीज. कमीशन जो है इसने रिकमेंड किया है कि एक नेशनल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बनाना चाहिए. सो स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा और स्टेटमेंट 4 जो है वो करेक्ट है. तो डिस्ट्रिक्ट नहीं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड की बात की गई है. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन. So options are 1. IOSCO is international body that bring together the world security regulator and is recognized as global standard setter for the security sector. 2 is it work intensively with the G20 and Financial Stability Board on the global regulatory reform agenda. 3rd is it was established in 1983. So options are A 1, 2 and 3. B 1 and 3, C 1 only and D 2 and 3 only. So try to attempt this question. Answer is A. So all the statements are correct regarding this commission. Question number 27. Which of the following approve the fair and remunerative price of sugar cane? So निम्नलिखित में से कौन गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी देता है? ए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, बी नीति आयोग, सी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो अप्रूव करती है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइजेस ऑफ शुगर केन. Question number 28. Consider the following statement regarding Food Corporation of India. So FCI के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? Options are 1. Food Corporation of India is a non-statutory body under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. 2. It was set up in 1975 following the enactment of Food Corporation Act of 1974 with the objective of fulfilling the various aspects of national food policy at the time. So options are A 1 and only, B 2 only, C 1 and 2 and D neither 1 nor 2. So try to attempt this question. Answer is D neither 1 nor 2. So इसमें से दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. जो FCI है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंड स्टेटमेंट में जो ईयर है इट वॉज सेटअप इन 1965. तो यहाँ पे ईयर गलत है, 75 नहीं आएगा, 65 आएगा. एंड इट इज फॉलोइंग द एनेक्टमेंट ऑफ फूड कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1964 से बना है. ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर फुलफिलिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ नेशनल फूड पॉलिसी एट द टाइम. Question number 29. Which perspective on industrial relation is based on the notion that the production system is privately owned and is motivated by the profit? So औद्योगिक संबंधों पर कौन सा दृष्टिकोण इस धारणा पर आधारित है कि उत्पादन प्रणाली निजी स्वामित्व में है और लाभ से प्रेरित है? A ट्रस्टीशिप पर्सपेक्टिव, B radical, C pluralist and D unitary perspective. So try to attempt this question. Answer is B radical perspective. Question number 30. Which of the following statement is are correct regarding Stand Up India scheme? So निम्नलिखित में से कौन सी कथन जो है वो सही है स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए? 1 is it was launched in April 2016 to promote the entrepreneurship at the grassroots level, focusing on economic empowerment and job creation. 2 is to leverage the institutional credit structure to reach out to the underserved sector of people such as SC, ST and women entrepreneurs. 3rd is the objective of this scheme is to facilitate the bank loan between
10 lakh and rupee 1 crore to at least one SC or ST borrower and at least one woman borrower per bank branch of scheduled commercial for setting up of a greenfield enterprise. So options are A 1 and 2 only, B 2 and 3, C 1 and 3 and D 1, 2 and 3. So try to attempt this question. Answer is D. So all the statements given above are correct. Question number 31. For which industry the first non-statutory wage board was set up in India? So भारत में पहला गैर संवैधानिक वेतन बोर्ड किस उद्योग के लिए स्थापित किया गया था? Options are 1 sugar industry, 2 iron and steel, 3rd coal mining and 4 cotton textiles. So select the correct answer. Options are A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 4 and D all of the above. So try to attempt this question. Answer is C 1 and 4. तो जो इंडस्ट्रीज कवर की गई थी फॉर द फर्स्ट नॉन स्टैट्यूटरी वेज बोर्ड वो सेटअप फॉर कॉटन टेक्सटाइल के लिए और शुगर इंडस्ट्रीज के लिए की गई थी 1957 में. Question number 32. As per the traditional approach, the expense to be matched with revenue is based on पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजस्व के साथ मिलान किए जाने वाले व्यय पर आधारित है. A original cost, B opportunity cost, C replacement cost and D cash cost. So try to attempt this question. Answer here is A original cost. Question number 33. Which of the following account detailed summary of every income and expense incurred by an organization in a specific financial year is known as? So निम्नलिखित में से कौन सा खाता एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के संगठन द्वारा किए गए प्रत्येक आय और व्यय का विस्तृत सारांश कराता है? A प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, B कंसाइनी अकाउंट, C कंसाइनमेंट अकाउंट एंड D इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is D. Income and expenditure account. Question number 34. Profitability index of a project is the ratio of present value of cash inflow to. So एक परियोजना का लाभप्रदता सूचकांक नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य का अनुपात है. Options are A total cash inflow, B total cash outflow, C present value of cash outflow and D initial cost minus depreciation. So try to attempt this question. Answer is C present value of cash outflow. So profitability index जो है प्रोजेक्ट का वो रेशियो होता है प्रेजेंट वैल्यू जो होती है कैश इनफ्लो विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. Question number 35. Consider the following commission or committee. Options are 1 First National Commission on Labour, 2 Labour Investigation Committee, 3 Royal Commission on Labour and 4th is National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector. So आपको इसको chronological order में लगाना है correct with the ascending order in terms of their submission of report. Options are given. chronological order में लगाइए. Try to attempt this question. Answer is A. So सबसे पहले रॉयल कमीशन सेटअप की गई थी 1929 में टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग कंडीशन ऑन द प्लांटेशन इन इंडिया. उसके बाद जो है कमीशन फॉर लेबर इन्वेस्टिगेशन रेज आई थी इन 1944 टू 45. देन आफ्टर दैट फर्स्ट नेशनल कमीशन आई थी लेबर के ऊपर जो कि 24 दिसंबर 1966 को आई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस पीबी गजेंद्र गडकर. लास्ट में आएगी नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो 2004 में आई थी. ऑप्शन करेक्ट इज ए. क्वेश्चन नंबर 36. वेलफेयर इम्प्लाइज द वेलफेयर ऑफ मैन, हिज फैमिली एंड हिज कम्युनिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट एक्सप्लेन दिन. सो कल्याण का अर्थ है मनुष्य, उसके परिवार और उसके समुदाय का कल्याण. निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा इसकी व्याख्या करती है? ए द टोटल कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर, B positive concept of welfare, C social concept of welfare and D relative concept of welfare. So try to attempt this question. Answer here is C social concept of welfare.
Question number 37. The concept of invisible hand theorem in the context of labor market was put forward by. Options are A. Adam Smith, B. Karl Marx, C. J.S. Mill, D. Ricardo. So श्रम बाजार के संदर्भ में अदृश्य हस्त प्रमेय की अवधारणा किसके द्वारा आगे रखी गई थी? So try to attempt this question. Answer here is A. Adam Smith. Question number 38. Which of the following is a not correct approach with respect to welfare services undertaken by the organization in the commercial and public organization? One is, as welfare is provided by the state to all, hence duplication by other organization is undesirable. Two, welfare services may be provided for the matter concerning employee which may not be immediately connected with their jobs through connected with their place of work. 3 is, welfare services will include special services for retired employee. 4th is, child care facilities may be provided on a collective basis. So select the correct answer. Options are A 1 only, B 2 and 4, C 1 and 2 and D 3 and 4. So try to attempt this question. Not correct बताना है. Answer is A 1 only. So one statement incorrect है because जो welfare है it is provided by the state to all. Hence duplication by the other organization is desirable. तो यहाँ पे undesirable की जगह क्या आ जाएगा? Desirable आ जाएगा. And all other statements are correct. Question number 39 देखते हैं. The International Labour Organization Convention number 102 on minimum standard of social security was adopted in which year? So सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम मानक पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन नंबर 102 को वर्ष में अपनाया गया है. ऑप्शंस आर ए 1948, बी 1950, सी 1952 एंड डी 1954. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी 1952. सो सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड कन्वेंशन 1952 जो है वो नंबर 102 उसमें फ्लैगशिप है फॉर ऑल ILO सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशन. और ये ओनली इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर विच इज बेस्ड ऑन द बेसिक सोशल सिक्योरिटी प्रिंसिपल. और ये एस्टैब्लिश करता है वर्ल्ड वाइड एग्रीड मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर ऑल 9 ब्रांचेस ऑफ द सोशल सिक्योरिटी. So now come to question number 40. What is the share of women representative in the advisory committee to be constituted under the Equal Remuneration Act of 1976? समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत गठित की जाने वाली सलाहकार समिति में महिला प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी कितनी है? A 1/2 of the total member, B 1/3 of the total member, C 1/4 of the total member and D 3/4 of the total member. So try to attempt this question. Answer is A 1/2 of the total members. Question number 41. Under the provision of the Code on Wages 2019 for the payment of bonus, the amount of allocable surplus for banking company shall be equal to A 40%, B 50%, C 60% and D 100%. So वेतन पर संहिता 2019 के प्रावधानों के तहत बोनस के भुगतान के लिए बैंकिंग कंपनी के लिए आवंटन योग्य अधिशेष की राशि बराबर होगी. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. परसेंटेज बताना है. आंसर इज सी 60%. Question number 42. Consider the following statement regarding positive pay system. One is, SEBI will introduce the positive pay system for check transaction above 50,000 in a bid to enhance safety and eliminate the fraud. 2 is, any discrepancy is flagged by CTS to the drawing bank and presenting bank, who then take redressal measure. Third is, bank will enable the new system for all account holder issuing the check for amount of 5 lakh and above. Select the correct answer. Options are A 1, 2 and 3, B only 2, C only 1 and D 2 and 3. So try to attempt this question. Answer is B only 2. So 2 statement correct है, 1 और 3 जो है वो incorrect है. 1 में जो RBI है it will introduce the positive pay system for check transaction above 50,000 in a bid to enhance the
सेफ्टी एंड एलिमिनेट द फ्रॉड। फर्स्ट स्टेटमेंट में सेबी की जगह आरबीआई आ जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में जो बैंक है, दिस विल अनेबल द न्यू सिस्टम फॉर ऑल अकाउंट होल्डर इशूइंग द चेक फॉर अमाउंट 50,000 एंड अबव। तो यहाँ 5 लाख की जगह 50,000 आ जाएगा एंड अबव। एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट रिगार्डिंग पॉजिटिव पे सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर डबलिंग द फार्मर इनकम बाय 2022। सो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? ए अशोक दलवाई कमेटी, बी सच्चर कमेटी, सी नरेश चंद्रा कमेटी एंड डी शाहनवाज कमेटी। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए अशोक दलवाई कमेटी। Question number 44, a term technical recession is in the news. Which of the following explain the technical recession? So तकनीकी मंदी शब्द चर्चा में है, इसमें से कौन सी इसकी व्याख्या करता है? A negative growth rate in gross domestic product in consecutive 3 quarter, B negative growth rate in gross domestic product in consecutive 2 quarter, C negative growth rate in core sector of economy in 2 consecutive quarters, and D negative growth rate in service sector in consecutive 3 quarters. So try to attempt this question. Answer correct is B. So negative growth rate जो है in the GDP in consecutive 2 quarters is related with technical recession. Question number 45, the inequality virus report was released on January 25, 2021 by which organization? असमानता वायरस रिपोर्ट कौन जारी करता है? ए ऑक्सफैम, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी वर्ल्ड बैंक, डी यूएनडीपी। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए ऑक्सफैम। सो यूपीएससी जो है वो रिपोर्ट और इंडेक्स से और मिनिस्ट्री से क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो जो भी क्वेश्चन इसमें है वो सब इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करके जाना पेपर में। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आत्मनिर्भर भारत अभियान? सो निम्नलिखित में से आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1, the announced economic package is 10% of India's GDP in 2019-20. 2, the mission focus on importance of promoting local product. 3, the mission is also expected to complement Make in India initiative, which intend to encourage the manufacturing in India. So options are A 1 only, B 1 and 3 only, C 1, 2 and 3, and D none of the above. So try to attempt this question. Answer is C 1, 2 and 3. So all statements are correct regarding Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Question number 47, National Education Policy 2020 aims at universalization of education from options are A preschool to class 8, B preschool to secondary level, C preschool to intermediate level, and D preschool level to graduation. So try to attempt this question. Answer is B. Preschool to secondary level is the correct answer. Question number 48. Consider the following statement in relation to public sector bank. 1 is central government infused 3.5 lakh crore for recapitalization of public sector bank during 2015-16 to 2019-20. Statement 2 is market recapitalization of public sector bank has remained 13.48% more than the invested capital of the government during 2015-16 to 2019-20. So choose the correct code given below. 1 is A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. So try to attempt this question. Answer is C. Both 1 and 2 is correct related with public sector banks. Question number 49. In India, which one of the following bodies was created particularly to focus on social and labor issue arising out of economic reforms in 1991? So भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय विशेष रूप से 1991 में आर्थिक सुधारों से उत्पन्न सामाजिक और श्रम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया है? A स्टैंडिंग लेबर कमेटी, B नेशनल एपेक्स बॉडी, C joint consultation board, and D special tripartite committee. So try to attempt this question.
Answer is D. Special Tripartite Committee is the answer. Aspirant, this is the last question for today's series. Question number 50. Which of the following pair is correctly matched? 1. Ramsar Convention, Convention on Wetland. 2. Stockholm Convention, Convention on Persistent Organic Pollutant. 3 is Bonn Convention, Convention on Child Labor. 4th is Vienna Convention, Convention on the Protection of Ozone Layer. So आपको correct match बताना है. A 1 and 2 only, B 2, 3 and 4 only, C 1, 2 and 4 only, and D 1, 2, 3 and 4. So try to attempt this question. Answer is C 1, 2 and 4 only. So इसमें थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज बोन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? विद माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट सुपर 50 क्वेश्चंस ऑफ टुडे सुपर सीरीज. आप क्वेश्चंस बताइएगा आपको कैसे लगे और कितने आपके क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं. सो फ्रेंड्स, आपको दोबारा से बता देती हूँ, टेलीग्राम चैनल पे पोल क्वेश्चंस रहेंगे और डेली क्विज दिया जाएगा और सारे वीडियोस के पीडीएफ और ऑल नोटिफिकेशन रिलेटेड विद द यूट्यूब चैनल आर प्रोवाइडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल. तो आप टेलीग्राम पे एस्पायरेंट ड्रीम सर्विसेज को ज्वाइन कर लें अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है. लिंक मैंने नीचे दिया है. अगर आप नाम से भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको शो करेगा विद लोगो ऑफ दिस चैनल. आई स्टार्टेड दिस चैनल ऑन द डिमांड ऑफ ऑल द एस्पायरेंट्स. तो सभी एस्पायरेंट बोल रहे थे मैम टेलीग्राम पे आप चैनल प्रोवाइड करो, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया आपकी हेल्प के लिए. तो आप ज्वाइन करिए अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है. ईपीएफओ के लिए मैं आपको ऐसे ही सुपर 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करती रहूंगी. आने वाली सीरीज में आप अटेम्प्ट करिए, प्रैक्टिस करिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.